हातिमापुर जाने वाली रोड पर एक पुरानी एसिड फैक्ट्री पड़ा करती थी। मिस्टर संजय आज उस फैक्ट्री को खरीदने जा रहे थे। मिस्टर संजय कार में पीछे बैठे होते हैं और उनका ड्राइवर कार चला रहा था। सर, मेरी मानिए तो इस फैक्ट्री को आप ना खरीदिए तो बेहतर होगा। मैंने उस फैक्ट्री के बारे में बहुत अफवाहें सुनी हैं। कैसी अफवाहें? लोग कहते हैं उस एसिड फैक्ट्री में किसी लड़की की आत्मा का वास है। और भी लोगों ने इस फैक्ट्री को खरीदने की कोशिश की लेकिन मारे गए। मैं इन भूत प्रेत वाली कहानियों में यकीन नहीं करता। मैं उसे खरीद कर ही रहूंगा। मिस्टर संजय बहुत सस्ते में फैक्ट्री के मालिक से एसिड फैक्ट्री खरीद लेते हैं और फिर फैक्ट्री के अंदर घूमने जाते हैं। तुम मेरे साथ अंदर नहीं चलोगे? नहीं सर, वो मुझे वॉशरूम जाना है। आप फैक्ट्री में घूम के आइए, तब तक मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। मिस्टर संजय फैक्ट्री के अंदर जाते हैं और ड्राइवर बाहर ही खड़ा रहता है। 1 घंटा बीत जाता है लेकिन मिस्टर संजय फैक्ट्री से बाहर नहीं आते। तभी ड्राइवर को फैक्ट्री के अंदर से भयानक आवाजें सुनाई पड़ती हैं। हे भगवान, अंदर क्या हो रहा है? 3 घंटे बीत जाने के बाद भी जब मिस्टर संजय बाहर नहीं निकलते तो ड्राइवर पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस फैक्ट्री के अंदर जाती है तो उसे मिस्टर संजय की लाश पड़ी हुई मिलती है। लगता है बड़ी बेरहमी से किसी ने इनका कत्ल किया है। संजय की डेड बॉडी उनके घर पहुंचती है। ये किसने कर दिया? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इतने अच्छे इंसान थे वो। अगले दिन मिस्टर संजय की पत्नी नीलिमा फैक्ट्री के पड़ोस वाले गांव में पहुंचती हैं। गांव में एसिड फैक्ट्री के बारे में कौन जानता है? बूढ़ी अम्मा, वो गांव की सबसे वृद्ध महिला है। वो आपको फैक्ट्री के बारे में बता सकती है। नीलिमा बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचती है। 40 साल पहले की बात है। वो एसिड फैक्ट्री तो नाम के लिए थी। उसमें अंदर सारे काले धंधे हुआ करते थे। शराब बनाई जाती थी, जुआ खेला जाता था, सट्टेबाज वहां इकट्ठा हुआ करते थे। एक दिन रूपवती नाम की एक नवविवाहिता वहां से गुजर रही थी। एक जुआरी की नजर रूपवती पर पड़ गई। जुआरी रूपवती के साथ छेड़खानी करने लगा और उसे खींचकर फैक्ट्री में ले गया। रूपवती ने अपने नाखूनों से उस जुआरी का मुंह नोच लिया। तभी सारे गुंडों ने मिलकर रूपवती की हत्या कर दी। जब रूपवती का पति पहुंचा तो फैक्ट्री के गुंडों ने उसके पति को भी मार दिया। तब से रूपवती की आत्मा उस फैक्ट्री में भटक रही है। रूपवती की आत्मा ने एक एक करके उन सभी गुंडों को मार दिया। अब जो भी आदमी फैक्ट्री के अंदर जाता है वो आत्मा उसे मार देती है। मैं तो आदमी नहीं हूँ, औरत हूँ। मैं फैक्ट्री के अंदर जाऊंगी और फैक्ट्री की शुद्धि करवाऊंगी। बेटी, अब तुम कल जाना। आज रात मेरे घर ही ठहर जाओ। नीलिमा रात में बूढ़ी अम्मा के घर सो जाती है। रात के 2 बजे अचानक नीलिमा की आंख खुलती है। बूढ़ी अम्मा नीलिमा का गला घोटने लगती हैं। फैक्ट्री की शुद्धि कराएगी, बचाओ, कोई बचाओ। तभी कुछ गांव वाले वहां आ जाते हैं। गांव वाले देखते हैं कि बूढ़ी अम्मा बेहोश पड़ी है। लगता है वो आत्मा बूढ़ी अम्मा में घुस गई थी। अगले दिन नीलिमा एक पंडित और कुछ पुलिस वालों के साथ फैक्ट्री के अंदर जाती है और हवन कराती है। तभी रूपवती की आत्मा वहां प्रकट होती है। उन्होंने मुझे और मेरे पति को मार दिया। मैं माँ बनने वाली थी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है हमें उसका बेहद अफसोस है, लेकिन तुम निर्दोष लोगों को मारना बंद करो। आत्मा नीलिमा में गिर जाती है और पंडित का गला घोटने लगती है। पुलिस वाले किसी तरह नीलिमा को पकड़ कर रखते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ना जारी रखते हैं और सभी मंत्रों को पढ़कर
हवन पूरा कर देते हैं। तभी नीलिमा ठीक हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, अब ये फैक्ट्री शुद्ध हो चुकी है। नीलिमा पूरी फैक्ट्री को तोड़वाकर वहाँ पर मिस्टर संजय गुप्ता के नाम से लड़कियों के लिए एक स्कूल बनवाती है। टीमापुर गांव में मीरा अपने पति रोहन के साथ रहती थी। एक दिन काफी रात हो जाने पर भी रोहन घर नहीं लौटा। मीरा बार बार रोहन का फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन फोन भी नहीं लग रहा था। मीरा परेशान होकर पड़ोस वाली शांति के घर जाती है। शांति दीदी, मेरे पति अभी तक घर नहीं लौटे हैं, ना ही उनका फोन लग रहा है। क्या तुम्हारे पति मनोहर अस्पताल वाले रोड से लौटते हैं? हाँ, क्या हुआ? जल्दी चलो, मैं भी गाड़ी निकालती हूँ। लेकिन हुआ क्या? अस्पताल वाले उस रोड पर रात में एक आत्मा भटकती है। ऐसा सुनते हैं कि वो आत्मा लोगों का दिल निकाल लेती है। शांति और मीरा कार से राम मनोहर अस्पताल वाले रोड की तरफ निकलते हैं। उधर रोहन के अस्पताल वाले रोड पर कार खराब होती है। ये रोड कितना सुनसान है, किससे हेल्प मांगूं? फोन में बैटरी भी खत्म हो चुकी है। तभी आत्मा रोहन के सामने आती है। तेरी गाड़ी मैंने खराब की है, अब मैं तेरा दिल निकालूंगी। रोहन डर से बेहोश हो जाता है। आत्मा रोहन के सीने में हाथ डालकर रोहन का दिल निकालने ही वाली होती है कि तभी मीरा और शांति कार से वहां पहुंच जाते हैं। शांति चुड़ैल पर गंगा जल छिड़क देती है। आ जा रही हूँ, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा वापस आऊंगी। ऐसा कहकर आत्मा वहां से चली जाती है। मीरा रोहन के मुंह पर पानी के छींटे मारती है। रोहन को होश आ जाता है। तीनों लोग घर पहुंचते हैं। दीदी, वो आत्मा लोगों का दिल क्यों निकालती है? 8 साल पहले की बात है। मनोहर अस्पताल वाले रोड पर एक नवविवाहित जोड़े का एक्सीडेंट हो गया था। लड़की किसी तरह लड़के को अस्पताल लेकर पहुंची। लड़का जिंदा था, लेकिन डॉक्टर्स ने चालाकी कर ली। डॉक्टर्स ने लड़के को मृत घोषित कर दिया और लड़के का दिल निकालकर अंग तस्करों को बेच दिया। लड़की ने अस्पताल वालों पर केस किया, लेकिन केस हार गई। अपने पति को खोने और न्याय ना मिल पाने के कारण लड़की ने आत्महत्या कर ली। तब से उसकी आत्मा उस अस्पताल वाले रोड पर भटकती है। वो अस्पताल की 2 डॉक्टर्स को मार चुकी है, 3 अभी बाकी हैं। उन तीनों ने अपने घर पर तांत्रिकों का पहरा लगवा रखा है। अब जो भी उस अस्पताल वाली रोड पर फंस जाता है, आत्मा उसका दिल निकाल लेती है। चलो, बहुत रात हो गई है, अब मैं सोने जा रही हूँ। शांति अपने घर सोने चली जाती है। मीरा और रोहन अपने घर आकर सो जाते हैं। कुछ घंटों बाद मीरा अचानक से उठ जाती है और अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। रोहन घबराकर उठ बैठता है। मीरा ये क्या कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? मीरा टेबल पर पड़ा चाकू उठाती है और रोहन पर हमला करने के लिए दौड़ती है। तू उस समय तो मुझसे बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। रोहन दौड़कर कमरे से बाहर जाता है और मीरा को कमरे में ही बंद कर देता है। मीरा अंदर कमरे में भयानक तरीके से चिल्लाती है। रोहन शांति का दरवाजा खटखटाता है। शांति दरवाजा खोलती है। शांति दीदी, मीरा को अचानक पता नहीं क्या हो गया, वो मेरे ऊपर हमला कर रही। लगता है वो अस्पताल वाले रोड की आत्मा मीरा के शरीर में घुस गई है। मैं अभी फोन करके तांत्रिक को बुलाती हूँ। शांति फोन करती है और तांत्रिक को बुलाती है। कुछ देर बाद तांत्रिक आता है और दरवाजा खोलता है। कौन है तू और इन लोगों को क्यों सता रही है? चुप कर बुड्ढे, कुछ नहीं बताऊंगी मैं तुझे। अगर नहीं बताएगी तो मैं तुझे हनुमान चालीसा पढ़कर भस्म कर दूंगा। मैं अल्पना हूँ। उन डॉक्टर्स ने मुझसे मेरे पति को छीन लिया।
हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। तुम बस मुझे एक मौका दो। मैं उन अस्पताल के बाकी डॉक्टर्स को सजा दिलवाऊंगा। मेरा भरोसा करो, मैं एक वकील हूँ। जब आज तक मुझे न्याय नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा? प्लीज मुझे एक मौका दो खुद को साबित करने का, और मेरी पत्नी को छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर उन डॉक्टर्स को तुम सजा नहीं दिलवा पाए तो मैं वापस आऊंगी। इतना कहकर आत्मा मीरा के शरीर को छोड़ देती है। रोहन अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ केस लड़ता है और तीनों डॉक्टर्स को फांसी की सजा दिलवाता है। तब आत्मा हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है।